ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಹಾರ್ನಹಳ್ಳಿ. ಮೋದಿ 53ನೇ ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಮೋದಿ ಅವಧಿಯ ಕೊನೆಯ ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ ಇದು. ಹೀಗಾಗಿ ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಲು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರೇ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. 53ನೇ ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರುವಂತ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಲಿರುವಂತದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರೇ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಆಹ್ವಾನವನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವತಃ ಮೋದಿ ಅವರಿಂದಲೇ ಜನರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿ, ನನಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ದೂರಬೇಡಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಟ್ವಿಟರ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಟ್ವೀಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯ ಕೊನೆಯ ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ದೇಶದ ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ. ಹೀಗಾಗಿನೇ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಕೂಡ ಟ್ವೀಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡೋಣ. मन भरा हुआ है. 10 दिन पूर्व भारत माता ने अपने वीर सपूतों को खो दिया. इन पराक्रमी वीरों ने हम 125 करोड़ भारतीयों की रक्षा में खुद को खपा दिया. देशवासी चैन की नींद सो सके, इसलिए इन हमारे वीर सपूतों ने रात दिन एक करके रखा था. पुलवामा के आतंकी हमले में वीर जवानों की शहादत के बाद देश भर में लोगों को और लोगों के मन में आघात और आक्रोश है. शहीदों और उनके परिवारों के प्रति चारों तरफ संवेदनाएं उमड़ पड़ी हैं. इस आतंक की हिंसा के विरोध में जो आवेग आपके और मेरे मन में है, वही भाव हर देशवासी के अंतर मन में है और मानवता में विश्वास करने वाले विश्व के भी मानवतावादी समुदायों में है. भारत माता की रक्षा में अपने प्राण न्योछावर करने वाले देश के सभी वीर सपूतों को मैं नमन करता हूं. यह शहादत आतंक को समूल नष्ट करने के लिए हमें निरंतर प्रेरित करेगी, हमारे संकल्प को और मजबूत करेगी. देश के सामने आई इस चुनौती का सामना हम सबको जातिवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद और बाकी सभी मतभेदों को भुलाकर करना है, ताकि आतंक के खिलाफ हमारे कदम पहले से कहीं अधिक दृढ़ हो, सशक्त हो और निर्णायक हो. हमारे सशस्त्र बल हमेशा ही अद्वितीय साहस और पराक्रम का परिचय देते आए हैं. शांति की स्थापना के लिए जहां उन्होंने अद्भुत क्षमता दिखाई है, वहीं हमलावरों को भी उन्हीं की भाषा में जवाब देने का काम किया है. आपने देखा होगा कि हमले के 100 घंटे के भीतर ही किस प्रकार से कदम उठाए गए. सेना ने आतंकवादियों और उनके मददगारों के समूल नष्ट का संकल्प ले लिया है. वीर सैनिकों की शहादत के बाद मीडिया के माध्यम से उनके परिजनों की जो प्रेरणादायी बातें सामने आई हैं, उसने पूरे देश के हौसले को और बल दिया है. बिहार के भागलपुर के शहीद रतन ठाकुर के पिता राम निरंजन जी ने दुख की इस घड़ी में भी जिस जज्बे का परिचय दिया है, वह हम सबको प्रेरित करता है. उन्होंने कहा कि वे अपने दूसरे बेटे को भी दुश्मनों से लड़ने के भेजेंगे और जरूरत पड़ी तो खुद भी लड़ने जाएंगे. ओडिशा के जगतसिंहपुर के शहीद प्रसन्ना साहू की पत्नी मीना जी के अदम्य साहस को पूरा देश सलाम कर रहा है. उन्होंने अपने इकलौते बेटे को भी सीआरपीएफ ज्वाइन कराने का प्रण लिया है. जब तिरंगे में लिपटे शहीद विजय सोरेन का शव झारखंड के गुमला पहुंचा, तो मासूम बेटे ने यही कहा कि मैं भी फौज में जाऊंगा. इस मासूम का जज्बा आज भारतवर्ष के बच्चे बच्चे की भावना को व्यक्त करता है. ऐसी ही भावनाएं हमारे वीर पराक्रमी शहीदों के घर घर में देखने को मिल रही है. हमारा एक भी वीर शहीद इसमें अपवाद नहीं है, उनका परिवार अपवाद नहीं है.
चाहे वो देवरिया के शहीद विजय मौर्य का परिवार हो, कांगड़ा के शहीद तिलक राज के माता पिता हो, या फिर कोटा के शहीद हेमराज का 6 साल का बेटा हो। शहीदों के हर परिवार की कहानी प्रेरणा से भरी हुई है। मैं युवा पीढ़ी से अनुरोध करूंगा कि वो इन परिवारों ने जो जज्बा दिखाया है, जो भावना दिखाई है, उसको जाने, समझने का प्रयास करें। देशभक्ति क्या होती है, त्याग तपस्या क्या होती है, उसके लिए हमें इतिहास की पुरानी घटनाओं की ओर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारी आंखों के सामने ये जीते जागते उदाहरण है और यही उज्जवल भारत के भविष्य के लिए प्रेरणा का कारण है। मेरे प्यारे देशवासियों, आजादी के इतने लंबे समय तक हम सबको जिस वॉर मेमोरियल का इंतजार था, वह अब खत्म होने जा रहा है। इसके बारे में देशवासियों की जिज्ञासा, उत्सुकता बहुत स्वाभाविक है। नरेंद्र मोदी ऐप पर उडुपी कर्नाटक के श्री ओंकार शेट्टी जी ने नेशनल वॉर मेमोरियल तैयार होने पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की है। मुझे आश्चर्य भी होता था और पीड़ा भी कि भारत में कोई नेशनल वॉर मेमोरियल नहीं था। एक ऐसा मेमोरियल जहां राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर करने वाले वीर जवानों की शौर्य गाथाओं को संजोकर रखा जा सके। मैंने निश्चय किया कि देश में एक ऐसा स्मारक अवश्य होना चाहिए। हमने नेशनल वॉर मेमोरियल के निर्माण का निर्णय लिया और मुझे खुशी है कि यह स्मारक इतने कम समय में बनकर तैयार हो चुका है। कल यानी 25 फरवरी को हम करोड़ों देशवासी इस राष्ट्रीय सैनिक स्मारक को हमारी सेना को सुपुर्द करेंगे। देश अपना कर्ज चुकाने का एक छोटा सा प्रयास करेगा। दिल्ली के दिल यानी वो जगह जहां पर इंडिया गेट और अमर जवान ज्योति मौजूद है, बस उसके ठीक नजदीक में यह एक नया स्मारक बनाया गया है। मुझे विश्वास है कि देशवासियों के लिए राष्ट्रीय सैनिक स्मारक जाना किसी तीर्थ स्थल जाने के समान होगा। राष्ट्रीय सैनिक स्मारक स्वतंत्रता के बाद सर्वोच्च बलिदान देने वाले जवानों के प्रति राष्ट्र की कृतज्ञता का प्रतीक है। स्मारक का डिजाइन हमारे अमर सैनिकों के अदम्य साहस को प्रदर्शित करता है। राष्ट्रीय सैनिक स्मारक का कॉन्सेप्ट 4 कोसेंट्रिक सर्कल्स यानी 4 चक्रों पर केंद्रित है, जहां एक सैनिक के जन्म से लेकर शहादत तक की यात्रा का चित्रण है। अमर चक्र की लौ शहीद सैनिक की अमरता का प्रतीक है। दूसरा सर्किल वीरता चक्र का है, जो सैनिकों के साहस और बहादुरी को प्रदर्शित करता है। यह एक ऐसी गैलरी है जहां दीवारों पर सैनिकों की बहादुरी के कारनामों को उकेरा गया है। इसके बाद त्याग चक्र है। यह सर्किल सैनिकों के बलिदान को प्रदर्शित करता है। इसमें देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों के नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखे गए हैं। इसके बाद रक्षक चक्र सुरक्षा को प्रदर्शित करता है। इस सर्किल में घने पेड़ों की पंक्ति है। ये पेड़ सैनिकों के प्रतीक हैं और देश के नागरिकों को यह विश्वास दिलाते हुए संदेश दे रहे हैं कि हर पहर सैनिक सीमा पर तैनात है और देशवासी सुरक्षित है। कुल मिलाकर देखें तो राष्ट्रीय सैनिक स्मारक की पहचान एक ऐसे स्थान के रूप में बनेगी जहां लोग देश के महान शहीदों के बारे में जानकारी लेने, अपनी कृतज्ञता प्रकट करने, उन पर शोध करने के उद्देश्य से आएंगे। यहां उन बलिदानियों की कहानी है जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए ताकि हम जीवित रह सके, ताकि देश सुरक्षित रहे और विकास कर सके। देश के विकास में हमारे सशस्त्र बलों, पुलिस और अर्धसैनिक बलों के महान योगदान को शब्दों में अभिव्यक्त करना संभव नहीं है। पिछले साल अक्टूबर में मुझे नेशनल पुलिस मेमोरियल को भी
देश को समर्पित करने का सौभाग्य मिला था। वह भी हमारे उस विचार का प्रतिबिंब था जिसके तहत हम मानते हैं कि देश को उन पुरुष और महिला पुलिसकर्मियों के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए जो अनवरत हमारी सुरक्षा में जुटे रहते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप राष्ट्रीय सैनिक स्मारक और नेशनल पुलिस मेमोरियल को देखने जरूर जाएंगे। आप जब भी जाएं, वहां ली गई अपनी तस्वीरों को सोशल मीडिया पर अवश्य शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी इससे प्रेरणा मिले और वे भी इस पवित्र स्थल, इस मेमोरियल को देखने के लिए उत्सुक हों। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात के लिए आपके हजारों पत्र और कमेंट मुझे अलग अलग माध्यमों से पढ़ने को मिलते रहते हैं। इस बार जब मैं आपके कमेंट पढ़ रहा था तब मुझे आतिश मुखोपाध्याय जी की एक बहुत ही रोचक टिप्पणी मेरे ध्यान में आई। उन्होंने लिखा है कि वर्ष 1900 में 3 मार्च को अंग्रेजों ने बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किया था। तब उनकी उम्र सिर्फ 25 साल की थी। यह संयोग ही है कि 3 मार्च को ही जमशेदजी टाटा की जयंती भी है। और वे आगे लिखते हैं, ये दोनों व्यक्तित्व पूरी तरह से 2 अलग अलग पारिवारिक पृष्ठभूमि से हैं, जिन्होंने झारखंड की विरासत और इतिहास को समृद्ध किया। मन की बात में बिरसा मुंडा और जमशेदजी टाटा को श्रद्धांजलि देने का एक प्रकार से झारखंड के गौरवशाली इतिहास और विरासत को नमन करने जैसा है। आतिश जी, मैं आपसे सहमत हूं कि इन 2 महान विभूतियों ने झारखंड का नहीं, पूरे देश का नाम बढ़ाया है। पूरा देश उनके योगदान के लिए कृतज्ञ है। आज अगर हमारे नौजवानों को मार्गदर्शन के लिए किसी प्रेरणादायी व्यक्तित्व की जरूरत है तो वह है भगवान बिरसा मुंडा। अंग्रेजों ने छिपकर बड़ी ही चालाकी से उन्हें उस वक्त पकड़ा था जब वे सो रहे थे। क्या आप जानते हैं कि उन्होंने ऐसी कायरतापूर्ण कार्रवाई का सहारा क्यों लिया? क्योंकि इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा करने वाले अंग्रेज भी उनसे भयभीत रहते थे। भगवान बिरसा मुंडा ने सिर्फ अपने पारंपरिक तीर कमान से ही बंदूक और तोपों से लैस अंग्रेजी शासन को हिलाकर रख दिया था। दरअसल जब लोगों को एक प्रेरणादायी नेतृत्व मिलता है तो फिर हथियारों की शक्ति पर लोगों की सामूहिक इच्छा शक्ति भारी पड़ती है। भगवान बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों से न केवल राजनीतिक आजादी के लिए संघर्ष किया बल्कि आदिवासियों के सामाजिक और आर्थिक अधिकारों के लिए भी लड़ाई लड़ी। अपने छोटे से जीवन में उन्होंने यह सब कर दिखाया। वंचितों और शोषितों के अंधेरे से भरे जीवन में सूरज की तरह चमक बिखेरी। भगवान बिरसा मुंडा ने 25 वर्ष की अल्प आयु में ही अपना बलिदान दे दिया। बिरसा मुंडा जैसे भारत मां के सपूत देश के हर भाग में हुए हैं। शायद हिंदुस्तान का कोई कोना ऐसा होगा कि सदियों तक चली हुई आजादी की इस जंग में किसी ने योगदान न दिया हो। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इनके त्याग, शौर्य और बलिदान की कहानियां नई पीढ़ी तक पहुंची ही नहीं। अगर भगवान बिरसा मुंडा जैसे व्यक्तित्व ने हमें अपने अस्तित्व का बोध कराया तो जमशेदजी टाटा जैसी शख्सियत ने देश को बड़े बड़े संस्थान दिए। जमशेदजी टाटा सही माने में एक दूरदृष्टा थे, जिन्होंने न केवल भारत के भविष्य को देखा बल्कि उसकी मजबूत नींव भी रखी। वह भली भांति जानते थे कि भारत को साइंस, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री का हब बनाना भविष्य के लिए आवश्यक है। यह उनका ही विजन था जिसके परिणाम स्वरूप टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना हुई, जिसे अब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहा जाता है। यही नहीं, उन्होंने टाटा स्टील जैसे कई विश्व स्तरीय संस्थानों को और उद्योगों की भी स्थापना की। जमशेदजी टाटा और स्वामी विवेकानंद जी की मुलाकात अमेरिकी यात्रा के दौरान शिप में हुई थी। तब उन दोनों की चर्चा में एक महत्वपूर्ण टॉपिक भारत में साइंस और टेक्नोलॉजी के प्रचार प्रसार से जुड़ा हुआ था। कहते हैं
इसी चर्चा से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की नींव पड़ी। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी भाई देसाई का जन्म 29 फरवरी को हुआ था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह दिन 4 वर्ष में एक बार ही आता है। सहज, शांतिपूर्ण व्यक्तित्व के धनी मोरारजी भाई देश के सबसे अनुशासित नेताओं में से थे। स्वतंत्र भारत में संसद में सबसे अधिक बजट पेश करने का रिकॉर्ड मोरारजी भाई देसाई के ही नाम है। मोरारजी देसाई ने उस कठिन समय में भारत का कुशल नेतृत्व किया जब देश के लोकतांत्रिक ताने बाने को खतरा था। इसके लिए हमारी आने वाली पीढ़ियां भी उनकी आभारी रहेंगी। मोरारजी भाई देसाई ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए आपातकाल के खिलाफ आंदोलन में खुद को झोंक दिया। इसके लिए उन्हें वृद्धावस्था में भी भारी कीमत चुकानी पड़ी। उस समय की सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया, लेकिन 1977 में जब जनता पार्टी चुनाव जीती तो वो देश के प्रधानमंत्री बने। उनके कार्यकाल के दौरान ही 44वां संविधान संशोधन लाया गया। यह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು 53ನೇ ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಇದೇ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹುತಾತ್ಮ ಯೋಧರ ಸ್ಮಾರಕಕ್ಕೆ ಉಡುಪಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಓಂಕಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಂದ ಮನವಿ ಬಂದಿದೆ। ಮೋದಿ ಆಪ್ ಮೂಲಕ ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ। ಎಲ್ಲ ಹುತಾತ್ಮ ಯೋಧರ ಹೆಸರು ಇರುವಂತ ಸ್ಮಾರಕವನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಉಡುಪಿ ಮೂಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ। ಓಂಕಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವ ವಿಚಾರವನ್ನ ಕೂಡ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು। ಹುತಾತ್ಮ ಯೋಧರ ಸ್ಮಾರಕಕ್ಕೆ ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಮನವಿ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಸ್ಮರಿಸ್ತಾ ಸ್ಪಂದನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಎಲ್ಲ ಹುತಾತ್ಮ ಯೋಧರ ಹೆಸರು ಇರುವಂತ ಸ್ಮಾರಕವನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಘೋಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ।